तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे जरूरी इकाई के बारे में। जी। कोशिका। हमारे पास एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के नोट्स हैं और हम इन्हें लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरह से हम कोशिका को बिल्कुल शुरू से बनाएंगे, उसकी दीवारों से लेकर उसके कंट्रोल रूम तक। बिल्कुल। और ये किसी फैक्ट्री या एक पूरे शहर को समझने जैसा है। हर पुर्जे का, हर हिस्से का अपना एक खास काम है। तो चलिए, इस शहर की नींव किसने रखी, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड पर लिखा है अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। और यहाँ चित्र में दो तरह की कोशिकाएं भी हैं। बाईं ओर एक गोल जंतु कोशिका और दाईं ओर ये चौकोर सी पादप कोशिका। हाँ, ये इनका बेसिक आकार दिखाता है। अब देखते हैं कि इस शहर को सबसे पहले देखा किसने। अगली स्लाइड है कोशिका की खोज। पहला ही नाम है 1665, रॉबर्ट हुक। लिखा है कॉर्क की पतली काट में कोशिका को देखा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। हाँ, 1665 में। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? उन्होंने जो देखा वो असल में जिंदा कोशिकाएं नहीं थीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल मतलब कॉर्क को देखा और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे, क्योंकि कॉर्क तो मृत होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने असल में मरी हुई कोशिकाओं की सिर्फ दीवारें देखी थीं और उन्हीं खाली कमरों को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल। नोट्स में लिखा है कोशिका सेल, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें वो वैसे ही दिखे थे। तो उन्होंने सिर्फ खाली कमरे देखे, तो फिर जिंदा कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? नोट्स में अगला नाम ल्यूवेनहॉक का है, 1674 में। हाँ सही पकड़ा। इसके कुछ साल बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने बहुत बेहतर माइक्रोस्कोप से तालाब का पानी देखा। और उन्होंने क्या देखा? वो हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार पानी में तैरती चलती फिरती जिंदा कोशिकाएं देखी। तो कह सकते हैं कि हुक ने मकान देखा और ल्यूवेनहॉक ने उस मकान में रहने वाले लोगों को। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर कहानी आगे बढ़ी 1831। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की। हाँ, मतलब अब उन्हें शहर के अंदर मेयर का ऑफिस भी दिख गया। और फिर 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। बिल्कुल, तो धीरे धीरे शहर का पूरा नक्शा साफ होने लगा। तो अब जब वैज्ञानिकों को ये सब पता चल गया, तो अगला बड़ा सवाल क्या था? शायद ये कि क्या हर जिंदा चीज इन्हीं कोशिकाओं से बनी है? एकदम सही। और यहीं से कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की शुरुआत हुई। ठीक है, अगली स्लाइड इसी पर है। बाईं ओर है कोशिका सिद्धांत। पहला बिंदु, श्लीडन 1838 तथा श्वान 1839 सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। हाँ, इन दोनों ने मिलकर कहा कि हर जीवित चीज, चाहे वो पौधा हो या जानवर, वो कोशिकाओं से ही बनी है। कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी, सबसे बेसिक इकाई है। लेकिन एक सवाल अभी भी है, ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल था और इसका जवाब दिया 1855 में वर्चो ने। दूसरा बिंदु यही है, वर्चो 1855 सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इसका मतलब है कि कोशिकाएं कहीं से जादू से नहीं बनती। हर नई कोशिका किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका के बटने से ही जन्म लेती है। समझ गई। अब इसी स्लाइड में दाईं ओर जीवों के प्रकार हैं। पहला, एक कोशिक जीव, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। हाँ, जैसा नाम से ही साफ है, ये जीव सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं। वो एक ही सेल उनका पूरा शरीर है, वही खाती है, वही सांस लेती है, एक वन मैन आर्मी की तरह। और दूसरा है बहुकोशिक जीव, उदाहरण फंजाई, पादप, जंतु। इसमें लिखा है अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, श्रम विभाजन। बिल्कुल, हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब बहुकोशिक हैं। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं और उन्होंने काम बांट रखा है। इसी को श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। श्रम विभाजन, ये अगली स्लाइड का टॉपिक भी है। लिखा है कोशिकाओं की आकृति उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। हाँ, मतलब कोशिका का आकार उसके काम पर निर्भर करता है। जैसे संदेश ले जाने वाली तंत्रिका कोशिका लंबी और धागे जैसी होती है ताकि सिग्नल दूर तक जा सके। और कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती भी हैं, जैसे अमीबा। सही, अमीबा की तरह। यहाँ एक एक्टिविटी बॉक्स में श्रम विभाजन को और समझाया गया है। लिखा है कि जैसे मनुष्य के शरीर में अलग अलग अंग काम करते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर कोशिकांग काम करते हैं। हाँ, और यही तो सबसे मजेदार बात है। जैसे हमारे शरीर में दिल, फेफड़े, दिमाग हैं, वैसे ही एक अकेली कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हर कोशिकांग का अपना एक खास काम है। ठीक है,
तो अब जब हमने कोशिका के बेसिक नियम समझ लिए हैं तो इस शहर के अंदर चलें। पर शहर भी तो अलग-अलग तरह के होते होंगे। नोट्स में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अंतर बताया गया है। सही। प्रोकैरियोट को और बहुत पुराने और सरल शहर समझिए, जैसे कोई छोटा सा गांव। नोट्स में लिखा है इनका आकार छोटा होता है, केंद्रीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है और झिल्ली नहीं होती। इसे केंद्रकाय कहते हैं। हाँ, मतलब इनका जो मेयर ऑफिस यानी केंद्रक है, उसके चारों ओर कोई दीवार या झिल्ली नहीं होती। उनका जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही बिखरा रहता है। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और यूकैरियोट? यूकैरियोट आधुनिक और बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली या मुंबई। ये आकार में बड़े होते हैं। इनके बिंदु हैं आकार बड़ा, केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट, केंद्रीय झिल्ली उपस्थित, क्रोमोसोम 1 से अधिक और झिल्ली युक्त आंगक भी उपस्थित। बिल्कुल। इनमें एक असली दीवार वाला मेयर ऑफिस यानी केंद्रक होता है, और इनमें बिजली घर, फैक्ट्री जैसे कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी कोशिकांग भी होते हैं। पौधे, जानवर, हम सब यूकैरियोट हैं। चलिए, तो अब इस यूकैरियोटिक शहर के अंदर घुसते हैं। किसी भी शहर की पहली चीज होती है उसकी बाउंड्री या गेट। यहाँ वो है प्लाज्मा झिल्ली। बिल्कुल। प्लाज्मा झिल्ली इस शहर का गेट और बाउंड्री वॉल दोनों हैं। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी एक लचीली परत है। और इसकी सबसे खास बात, जैसा नोट्स में लिखा है, इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में ये एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, ये हर किसी को शहर के अंदर बाहर नहीं आने देता। ये सिर्फ चुनी हुई और जरूरी चीजों को ही अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत देता है। इसीलिए वर्णात्मक या सिलेक्टिव। तो चीजें अंदर बाहर जाती कैसे हैं? यहाँ विसरण यानी डिफ्यूजन का जिक्र है। विसरण एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आप कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जहां धुआं ज्यादा है यानी उच्च सांद्रता, वहां से वो अपने आप उस जगह जाता है जहां धुआं कम है यानी निम्न सांद्रता। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना बिल्कुल इसी तरह होता है। पहला अल्प परासरणदाबी हाइपोटोनिक। ये सिर्फ पानी के आने जाने का खेल है। मान लीजिए आपने किशमिश को सादे पानी में डाला। किशमिश के अंदर पानी कम है और बाहर ज्यादा, तो पानी बाहर से किशमिश के अंदर जाएगा और वो फूल जाएगी। चित्र में भी ऐसे ही दिखाया है। बिल्कुल, ये हाइपोटोनिक घोल है। और तीसरा केस है अति परासरणदाबी हाइपोटोनिक। इसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। हाँ, इसमें उल्टा होता है। अगर किशमिश को बहुत गाढ़े मीठे पानी में डाल दें तो किशमिश से पानी बाहर निकल जाएगा और वो और सिकुड़ जाएगी। और बीच वाला है समपरासारी आइसोटोनिक। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, क्योंकि अंदर और बाहर पानी की मात्रा बराबर होती है। बहुत बढ़िया, अब ये समझ आ गया। लेकिन पौधों की कोशिकाओं में तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और मोटी दीवार होती है, कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल। हाँ, ये सिर्फ पौधों, फंजाई और बैक्टीरिया में होती है, जानवरों में नहीं। इसे आप शहर के चारों ओर एक मजबूत किले की दीवार समझिए। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और पौधे को दृढ़ता देती है। सही कहा। यही वजह है कि पेड़ कठोर होते हैं। यहाँ एक और शब्द है जीव द्रव्य कुंचन। जब पौधे की कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर का पदार्थ सिकुड़कर इस दीवार से दूर हो जाता है। ठीक है, तो हमने शहर की बाउंड्री पार कर ली। अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ जेली जैसा तरल पदार्थ है, कोशिका द्रव्य। और अब हमें शहर का कंट्रोल रूम दिख रहा है, केंद्रक, न्यूक्लियस। बिल्कुल, केंद्रक ही पूरी कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि जरूरी चीजें अंदर बाहर आ जा सकें। और इसी के अंदर होता है कोशिका का पूरा ब्लूप्रिंट, क्रोमोसोम। ये छड़ के आकार के दिखते हैं और डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। हाँ, जब कोशिका बंटने वाली होती है तब ये ऐसे दिखते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम पर होते हैं जीन, जो हमारे सारे गुणों को नियंत्रित करते हैं। जीन मतलब डीएनए के क्रियात्मक खंड। बिल्कुल। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, बालों का प्रकार कैसा होगा, सब जानकारी इन्हीं में बंद रहती है। वाह, तो कंट्रोल रूम देख लिया। अब शहर की फैक्ट्री देखते हैं। हाँ। अगला टॉपिक है अंतर्द्रवी जालिका या ईआर। ये दो तरह की हैं, खुरदरी और चिकनी। ईआर असल में झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसे शहर की मेन फैक्ट्री समझिए। इसका जो हिस्सा खुरदरा यानी आरईआर है, वो इसलिए क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम नाम की छोटी छोटी मशीनें चिपकी होती हैं। और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं। एकदम। और जो चिकनी ईआर यानी एससीआर है, उस पर राइबोसोम नहीं होते, वो वसा या लिपिड बनाती हैं। तो आरईआर प्रोटीन फैक्ट्री है और एसईआर लिपिड फैक्ट्री। नोट्स में एक शब्द है झिल्ली जीवात जनन। लिखा है कि ईआर के प्रोटीन और लिपिड ही कोशिका झिल्ली बनाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है।
फैक्ट्री अपना माल तो बनाती ही है, साथ में अपनी खुद की दीवारों की मरम्मत भी करती है। ईआर में बने प्रोटीन और लिपिड से खुद कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली बनती और ठीक होती है। फैक्ट्री ने माल बना दिया, अब उसे पैक करके सही जगह भेजना भी होगा। यहाँ गोल्जी उपकरण का काम आता है। एकदम सही। गोल्जी उपकरण कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। इसके कार्य है ईआर में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग। हाँ, ये ईआर से आए माल को लेता है, उसे पैक करता है और फिर उस पर पता लिखकर सही जगह भेज देता है। ये कुछ सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाता है और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम अगला कोशिकांग यही है और इसके आगे लिखा है आत्मघाती थैली। ये तो बड़ा खतरनाक नाम है। हाँ, नाम खतरनाक है पर काम बहुत जरूरी है। लाइसोसोम शहर की सफाई करने वाली टीम है। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। तो ये कचरा साफ करता है? हाँ, कोई बाहरी बैक्टीरिया आ जाए या कोशिका का कोई अंग खराब हो जाए तो लाइसोसोम उसे पचाकर खत्म कर देता है। तो फिर आत्मघाती थैली क्यों? वो इसलिए कि जब कोई कोशिका खुद बहुत बीमार या खराब हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके एंजाइम अपनी ही पूरी कोशिका को पचा जाते हैं। एक तरह से शहर के भले के लिए कुर्बानी। बाप रे। अच्छा, अब शहर को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज बिजली। हाँ, और उसके लिए है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का बिजली घर। बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे एटीपी नाम के एनर्जी सिक्कों में बदल देते हैं। कोशिका अपने सारे काम करने के लिए इन्हीं एटीपी सिक्कों को खर्च करती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी है, अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये कैसे? डीएनए तो केंद्रक में होना चाहिए ना? बिल्कुल, और यही तो कोशिका की दुनिया की सबसे हैरान करने वाली बात है। कोशिका के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका अपना खुद का ब्लूप्रिंट यानी डीएनए और अपनी प्रोटीन बनाने की मशीनें हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक आजाद बैक्टीरिया था जिसे हमारी किसी पूर्वज कोशिका ने निगल लिया और फिर दोनों साथ मिलकर रहने लगे। कमाल है। अच्छा, पौधों में तो एक और खास चीज होती है, प्लास्टिड। हाँ, प्लास्टिड सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होते हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होते हैं, इसी में आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण करता है। सही, ये पौधे का सोलर पावर प्लांट है जो सूरज की रोशनी से भोजन बनाता है। और दूसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट, जो सफेद या रंगहीन होता है। ये स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचय करता है, मतलब ये गोदाम है। बिल्कुल, और मजे की बात, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड का भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अद्भुत। पौधों में एक और बड़ी चीज दिखती है, रसधानियां, वैक्यूल्स। नोट्स कहते हैं कि पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। बहुत बड़ी। कभी कभी तो एक अकेली रसधानी पौधे की कोशिका का 50 से 90% हिस्सा घेर लेती है। ये शहर का विशाल वाटर टैंक और गोदाम दोनों है। और ये कोशिका को स्फीति और कठोरता देती है, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी या होती ही नहीं है। हाँ, सही। तो हमने पूरा शहर घूम लिया, लेकिन शहर बढ़ता भी है। तो कोशिकाएं बढ़ती कैसे है? यहीं पर कोशिका विभाजन आता है। हाँ, बिल्कुल। एक जीव को बड़ा होने और चोट ठीक करने के लिए कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ये दो तरीकों से होता है। पहला है समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस। ये वृद्धि और मरम्मत के लिए है। सही। आप माइटोसिस को शरीर की फोटोकॉपी मशीन समझिए। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर अपनी हूबहू 2 कॉपी बना देती है। गुणसूत्रों की संख्या भी बिल्कुल बराबर रहती है। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोसिस। ये प्रजनन के लिए है। हाँ, ये विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाएं बनाने के लिए होता है, जिससे युग्मक यानी स्पर्म और एग बनते हैं। इसमें एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। हाँ, आधी। ऐसा इसलिए ताकि जब नर और मादा युग्मक मिलें तो बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या वापस सही हो जाए। यही चीज बच्चों में विविधता लाती है। अब पूरी कहानी समझ में आ गई। तो ये था जीवन की मौलिक इकाई पर हमारा विश्लेषण, कोशिका की खोज से लेकर उसके विभाजन तक का पूरा सफर। बिल्कुल। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और बड़ी रसधानी होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है, लाइसोसोम सफाई कर्मचारी और केंद्रक वो तो कंट्रोल रूम है ही। और सबसे हैरान करने वाली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपने डीएनए और राइबोसोम है। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का विकास कितना जटिल और सहयोगात्मक रहा है। ये सिर्फ एक कोशिका की कहानी नहीं है, ये अरबों सालों के टीम वर्क की कहानी है जो आज भी इसी पल हमारे अंदर चल रही है।